हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और जीडी में बहुत ही कम समय बचा है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, मुहावरे से शुरू हो रहा है कि नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक काटना मुहावरे का क्या सही अर्थ है? खून बहाना, बदनाम करना, नुकसान होना, इज्जत करना। तो नाक काटने, लोग कहते हैं कि नाक काट दिया, तो नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है बदनाम करना, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा हमारा प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, यह क्या है? एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है कि पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या फिर मूर्ख होना। तो कह रहे काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब होता है कि पढ़ा लिखा नहीं होना, यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। ये क्या होता है? तो काला अक्षर भैंस बराबर इसका, इस मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरे लोकोक्ति है। अब देखते हैं आगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, रस से है। कह रहा अद्भुत रस का, किस रस का? अद्भुत रस का। आपसे अस्थाई भाव पूछ लिया है, आपसे अद्भुत रस का अस्थाई भाव पूछा है। तो क्रोध, उत्साह, विस्मय या भय। तो बात करें अगर हम भय, ऑप्शन डी की, भय किसका होता है? तो भयानक रस का। भयानक, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय। ठीक है, आगे देखते हैं। अब विस्मय किसका होता है? तो विस्मय जो है किसका होता है? विस्मय होता है अद्भुत रस का। विस्मय किसका होता है? अद्भुत रस का अस्थाई, अद्भुत। और प्रश्न में हमारे क्या पूछा है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। उत्साह किसका होता है? वीर रस का। क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और रौद्र रस का क्या होता है? रौद्र। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अस्थाई भाव को एकदम अच्छे से याद रखिए कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, और अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो प्रश्न में पूछा है विस्मय होता है, और भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। आगे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार, यहीं पे लिख लेते हैं, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है, क्योंकि यह भी कई बार पूछा गया है प्रश्न कि श्रृंगार रस का या फिर किस रस का अस्थाई भाव रति होता है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा पूछा है कि सोरठा के कितने प्रथम चरण में, यानी कि पहले चरण में जो है कितनी मात्राएं होती है। तो बात करें अगर हम सोरठा की, यहाँ पे लिखते हुए सोरठा, सोरठा की अगर हम बात करें तो सोरठा क्या है हमारा? तो सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? क्योंकि ये भी प्रश्न पिछले प्रैक्टिस में हमने करवाया था, पूछा था कि सोरठा क्या है? तो अर्ध सम मात्रिक। मात्रिक तो है लेकिन कैसा है? अर्ध सममात्रिक है। क्यों अर्ध सममात्रिक है? तो सोरठे में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 1, 2, 3 और 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। अब देखो इस सोरठा क्या होता है? तो सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। जो दोहा होता है इसका उल्टा होता है क्या? सोरठा। मैं दोहा पर भी आऊँगी, पहले सोरठा समझ लेते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक क्यों है? देखिए, पहले और तीसरे, यानी कि जो विषम है, पहले तीसरे में कितने कितने? 11 मात्राएं, यानी कि विषम वाले में कितनी मात्राएं? 11, और सम वाले में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और यही पूछा है आपसे कि पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो पहला चरण यानी कि विषम की बात करें 1 और 3 में कितनी? 11 मात्राएं, साफ साफ लिखा हुआ है। आपसे मान लीजिए, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कल को आपसे पूछता है कि दूसरे चरण, यानी कि जो दूसरे चरण पूछ सकता है, या फिर सम वाले में पूछ सकता है कि सम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो 13 मात्राएं, 11 और 13। याद रखिए कि सोरठा में कितनी मात्राएं होती है अगर पूछे तो 11 और 13। 11-13 का मतलब क्या हो गया कि पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। और इसी का सेम उल्टा दोहा होता है, या दोहे का उल्टा सोरठा होता है। इसमें भी कितने चरण होते हैं? तो इसमें भी 4 चरण होते हैं। दोहे में 4 चरण होते हैं। और इसमें भी बात करें तो देखिए 1 और 3 में कितनी?
पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथा में 11 मात्राएं होती हैं। सेम इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे का। तो दोनों आप याद रखिए, क्योंकि सोटा पूछा गया तो आपसे दोहा भी पूछा जा सकता है, और दोहा भी कैसा है, तो दोहा भी अर्धसमात्रिक छंद है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आई होप आपको दोहा और सोठा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं 5वां प्रश्न हमारा अलंकार से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक शब्दा अलंकार और एक अर्था अलंकार। यहाँ तो ये शब्दा अलंकार हो गया और दूसरा क्या होता है, अर्था अलंकार। तो पूछा इसमें से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है, तो देखते हैं अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है और रूपक है। तो कौन सा, देखिए अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति, एक ही वर्ण की क्या होता है, एक ही वर्ण की क्या होती है, आवृत्ति होती है। बार बार आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि वही वर्ण दोहराता है। जैसे तरन तनुजा टट्टमाल तरुवर बहुछाए, इसमें क्या है, त त त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। यमक क्या होता है, काली घटा का घमंड घटा, यानी कि एक ही शब्द जोड़े में आता है। एक ही शब्द किस में आता है, यमक अलंकार में एक ही शब्द जोड़े में आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे एक घटा का मतलब कम होना और एक घटा का मतलब क्या होता है, तो बादल होता है। श्लेष अलंकार यानी कि एक शब्द का अनेक अर्थ है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है इसमें, ठीक है, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। अब इसमें शब्दा अलंकार हमारा कौन सा नहीं है, तो रूपक जो है शब्दा अलंकार में नहीं आता है, बल्कि किस में आता है, अर्था अलंकार में आता है। रूपक किस में आता है, तो रूपक जो है अर्था अलंकार में, यहाँ लिख देती हूँ कि अर्था अलंकार में आता है, अर्था अलंकार। याद रखिएगा इसको कि यह अर्था अलंकार में आता है। देखिए अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ये सब किस में आते हैं, शब्दा अलंकार में। अलंकार 2 प्रकार के, शब्दा और अर्था। और एक और बात करते हैं इसमें कौन सा, तो उपमा अलंकार किस में आता है, यह उपमा अलंकार भी अर्था अलंकार में आता है। और इसकी पहचान क्या होती है उपमा अलंकार की, तो इसकी पहचान सा शी, इसको लाइन को एकदम एज इट आप लोग याद रख लीजिएगा, सा शी शम सरिस समान, ये सब किस में आते हैं, तो यह सब जो है उपमा अलंकार में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न को अपने देख लेते हैं। 6ठा प्रश्न हमारा, निम्न में से दंत ध्वनि है, यानी कि कौन सी ध्वनि है जो दांत यानी कि दंत है जो दांतों की सहायता से बोली जाए। जैसे ख, च, ल, फ बोल के आप अगर इसको देखें तो भी आप कर सकते हैं इसको। इसमें से कौन सा, ल, कौन सा वर्ड है, ल है, जो किस में आता है, तो यह दंत ध्वनि से आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि त वर्ग यानी कि त वर्ग, ल, स, देखिए कौन कौन सा दंत ध्वनियाँ होती हैं, तो पूरा त वर्ग। 5 वर्ग बताए थे हमने, क, च, ट, त, प, याद हो तो 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्णमाला जब मैंने पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बताया था कि 5 वर्ग हैं। कौन कौन से, क, च, ट, त और प, कचट तप। अब क वर्ण किससे बोला जाता है, कंठ से। च वर्ण किससे बोला जाता है, तो च वर्ण जो है तालव्य से। ट वर्ण यह बोला जाता है मूर्धन्य से। त वर्ण यह दंत ही होता है। त वर्ग किससे होता है, यही दंत होता है। और प वर्ग क्या होता है, ओष्ठ से बोला जाता है, होठ की सहायता से, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पूछा है कि दंत ध्वनि, तो त वर्ग दंत ध्वनि हो गया, ल हो गया, और ये स, यह स सिपाही वाला स जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यह श जो होता है यह किससे, यह तालव्य होता है। यह स किससे बोला जाता है, तालव्य, क्यों प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया। यह श क्या है, तालव्य है, लेकिन यह स जो है क्या है, सिपाही वाला स जिसे हम कहते हैं, यह किस दंती से, यानी कि दंत में कौन कौन, त, थ, द, ध, और ये क्या, त, थ, द, ध, ये क्या है, दंत वर्ण है। फिर ल दंती है और स दंती है, याद रखिएगा, तो आपके प्रश्न बिल्कुल सही जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वें प्रश्न को कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि इनमें से जो है कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो देखते हैं, सौभाग्य, सुंदरता, काव्य और क्या है, चंद्र है। तो सुंदरता क्या है, इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि सुंदरता क्या है, तो सुंदरता स्त्रीलिंग है। क्यों है, देखिए स्त्रीलिंग क्या होता है कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाता है उसे व्याकरण में हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, सुंदरता, ठीक है, यानी कि कितनी सुंदरता है। तो सुंदरता क्या है, यह जो है स्त्रीलिंग है, सुंदरता, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 8वां है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, यानी कि इनमें से जो है कौन सा पुल्लिंग है। यह पुल्लिंग, एक यहाँ पे आधा ल और रहेगा, तो कौन सा पुल्लिंग है, आशा है, आशा की जाती है, आज्ञा दी जाती है। देखिए वाक्य प्रयोग भी करेंगे तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
कि पुल्लिंग कौन, देखिए आशा क्या हो जाती है, किसी से आशा की जाती है, आज्ञा किसी को दी जाती है। और गरिमा, गरिमा क्या है, यह भी स्त्रीलिंग है। लेकिन सागर कैसा है, सागर बहता है, यानी कि सागर क्या है, तो सागर जो है बहता क्या है कि सागर एक जगह पानी स्थिर है, सागर का पानी क्या है, स्थिर है। सागर का पानी कैसा, खारा है, यानी कि सागर कैसा है, पुल्लिंग है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत वाक्य प्रयोग करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 9वें प्रश्न को। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, मोह, इसको VVI कर लीजिए। यह प्रश्न VVI है क्योंकि बहुत बार हर परीक्षा में लगभग पूछा गया कि किस शब्द का प्रयोग हो जो है हम हमेशा, सदा मतलब हमेशा बहुवचन में करते हैं। तो देखते हैं क्या है, यह क्या है, यह हो गया, दर्शन हो गया, बहन हो गया और लता हो गया। यानी कि किस शब्द का हम प्रयोग हमेशा बहुवचन में करेंगे, तो इनमें से देखिए कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। तो देखते हैं कौन सा शब्द होगा यह, तो दर्शन। दर्शन शब्द हमेशा किस में होता है, बहुवचन। जहाँ भी बहुवचन पूछे और आपसे दर्शन दिया हो तो आप दर्शन, मैं लिख देती हूँ जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले अगर कुछ शब्द हैं जो हमेशा किस में, सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। दर्शन दे दिया। प्राण पूछता है, प्राण हमेशा बहुवचन होता है, भले देखिए प्राण नहीं होता है, प्राण होता है हमेशा। आंसू, आंसू क्या होता है, तो आंसू भी हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है, ओठ पूछता है, ओठ क्या है, तो ओठ भी क्या है, बहुवचन है। दर्शन भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, दर्शन भी क्या है, यह भी क्या है, बहुवचन है। ये लिस्ट आपको, यह लाइन आपको एकदम एज इट याद होनी चाहिए। और क्या है, दाम, दाम भी कैसा है, तो दाम भी होता है, यह बहुवचन होता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अक्षत कैसा है, तो अक्षत भी क्या होता है, तो अक्षत भी यह बहुवचन, यानी कि प्राण, आंसू, ओठ, दर्शन, दाम, अक्षत, ये सब किसमें, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। इनको आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 10वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम सबसे पहले हम समझते हैं सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम यानी कि संज्ञा, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यह सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को हम, जैसे राम, सीता, गोरखपुर, इलाहाबाद और लखनऊ, ये सब क्या हैं, तो संज्ञा शब्द है और उनके स्थान पर प्रयोग वही सर्वनाम है। यानी कि सर्वनाम में यह वह ये सब क्या होते हैं, यह वह ये वे, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो इसमें पूछा है सर्वनाम कौन सा है, तो सभा है, मनुष्य है, हिमालय है, ये सब क्या है, यह सभी जो है संज्ञा है। लेकिन यह क्या है, यह सर्वनाम है। सर्वनाम में देखिए क्या क्या आता है, यह वह ये वे, ये सब क्या है, ये सभी के सभी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यह पूछ दिया तो कल वह ये वे भी पूछ सकता है, इसलिए आप इन चारों को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण है। तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, परिभाषा लिख देती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। विशेषण क्या होता है, तो विशेषण होता है संज्ञा या ऑब्लिक सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वह विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, विशेष्य। ये बहुत जटिल, समझ भी नहीं आता है बच्चों को, इसलिए बार बार मैं जब भी विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब आते हैं मैं बार बार इसको एक्सप्लेन करते जाती हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या हम कहते हैं, विशेष्य कहते हैं या फिर प्रविशेषण कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है, विशेषण है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा विशेषण है। देखिए शीतलता है, बल है, नया है और वृद्धि है। तो विशेषण में क्या होता है, बड़ा, विशेषता बताए, बड़ा, छोटा, नुकीला, पतला, मोटा, नया, पुराना, ये सभी क्या है, यह सब विशेषण है। सभी क्या है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताते हैं कि व्यक्ति बड़ा है, छोटा है, लंबा है,
पतला है, मोटा है, नया है, पुराना है, काला है, गोरा, ये सभी क्या है, विशेषण है। तो इसमें अब देखिए विशेषण कौन सा हमारा, तो नया विशेषण है। क्या, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि नया शब्द क्या है, विशेषण है। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है, यानी कि सीता सो रही थी। देखिए सीता सो चुकी थी नहीं है, बल्कि रही थी, मतलब काम अभी जारी ही है। क्या है, जारी है, लेकिन सो रही, किस टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। तो सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है। तो सीता सो रही थी मतलब अभी अपूर्ण भूत है। ठीक है, कैसा है, अपूर्ण भूत है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में तद्भव है, यानी कि इनमें से तद्भव शब्द। अब देखिए दो टर्म आते हैं, एक आता है तद्भव और एक आता है तत्सम। दोनों को हम समझते हैं यहाँ पे कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शुद्ध संस्कृत का शब्द होता है। क्या होता है, संस्कृत का शब्द होता है तत्सम, जो कि शुद्ध रूप से संस्कृत का होता है। तद्भव का आम बोलचाल जो हम लोग यूज़ करते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो अब देखिए गांव हो गया, अमृत हो गया, उच्च हो गया, एकत्र हो गया। तो इनमें से कौन सा पूछा हुआ है कि तद्भव है। तो गांव, देखिए अमृत हो गया, तो अमृत का तत्सम क्या होता है, अमीय होता है। अमृत क्या है, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अमीय हो जाएगा। तद्भव क्या हो जाएगा, अमीय हो जाएगा। उच्च का अगर हम बात करें तो देखिए और क्या है, देखिए उच्च का क्या हो जाएगा, ऊंचा। हम लोग कहते हैं ना कि पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो उच्च का तद्भव ऊंचा हो जाएगा। एकत्र का अगर हम बात करें तो हम लोग एकत्र नहीं, बल्कि क्या हम बोलचाल में कहते हैं, इकट्ठा, यानी कि लकड़ियों का ढेर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। हम कहते हैं एकत्र हो गया नहीं कहते हैं। तो एकत्र का अगर तद्भव इकट्ठा हो गया, उच्च का तद्भव ऊंचा हो गया, अमृत का तद्भव क्या हो गया, अमी हो गया। और गांव का तत्सम पूछा है, तद्भव पूछा है, तो तद्भव कौन सा है, गांव है। अगर गांव बात करें यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि गांव क्या है, तद्भव है, और इस गांव का तत्सम क्या होगा, तो ग्राम हो जाएगा। यह भी जान लीजिए, क्या हो जाएगा, गांव का तत्सम ग्राम हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते हैं अगले प्रश्न को। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम है। अब आपसे तत्सम पूछ लिया है, गधा, गाय, घड़ा और ग्राहक। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो ग्राहक, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ग्राहक क्या है, तो ग्राहक जो है तत्सम है। अगर हम इसके तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा, गाहक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका तद्भव गाहक हो जाएगा। और इसका तत्सम, ठीक है, इसका तत्सम, घड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो घड़ा का तत्सम घट, हम घट कहते हैं, तत्सम क्या कहते हैं, घट कहते हैं। और बात करें गाय का क्या होता है, गौ होता है, तत्सम क्या होता है, गौ होता है। और गधा का गर्दभ होता है, आप लोग यह बहुत बार पढ़े होंगे। गधा का तत्सम क्या होता है, तो गर्दभ होता है। क्या होता है, गर्दभ होता है। और यह क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव, यह तद्भव है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्राहक का तद्भव गाहक होता है, और बाकी यह तीनों क्या है, तत्सम है। गधा का तत्सम गर्दभ, गाय का तत्सम गौ, घड़ा का तत्सम घट होता है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है जल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। नीर है, समीर है, सलील है, अम्ब है। तो बात करें, नीर का मतलब भी जल होता है, सलील का मतलब भी जल होता है, अम्ब का मतलब भी जल होता है। लेकिन समीर की बात करें, समीर का मतलब क्या होता है, हवा। समीर का मतलब क्या होता है, हवा होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वें प्रश्न को अपने। 16वां प्रश्न है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, यानी कि वर्ण शब्द है और इसका कौन सा वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का अक्षर हो गया, रंग हो गया, जाति हो गया, सुंदर। तो वर्ण का मतलब कहते हैं कि कौन सा वर्ण है, यानी कि अक्षर। वर्ण का मतलब रंग से भी होता है और वर्ण का मतलब जाति से भी होता है, लेकिन सुंदर शब्द का अर्थ वर्ण नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जिसको करना बहुत कठिन हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा, दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय, दुराग्रह। दुर्जेय जिसे जीतना कठिन हो उसे हम दुर्जेय कहते हैं, लेकिन जिसे करना कठिन हो उसको हम दुष्कर कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अब 18वां प्रश्न हमारा है, अली। क्या है, अली है, छोटी का मात्रा, और अली है। अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म बताना है आपको कि इस अली का मतलब क्या होता है और इस अली का मतलब क्या होता है। तो अगर हम अली की बात करें, अली का मतलब क्या होता है, भंवरा। क्या होता है, भंवरा। और इस अली का मतलब क्या होता है, सखी होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि पहले अली का मतलब भंवरा और दूसरे अली का मतलब क्या होता है, सखी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न है कि अपमान में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के प्रारंभ में।
प्रारंभ मतलब शुरुआत में, कहाँ पे प्रारंभ मतलब कि शुरुआत में, शब्दों के शुरुआत में लगता है। ठीक है, तो देखिए अपमान यानी कि मान, मान मूल शब्द क्या है, मान मूल शब्द है, मान क्या है, मूल शब्द है। और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो मान अगर मूल शब्द है तो इसमें अप प्लस मान, संधि विच्छेद करेंगे यानी कि अप उपसर्ग निकालिए। देखिए कहाँ पे अप उपसर्ग है, ऑप्शन डी में है अप उपसर्ग, यानी कि मान में अप उपसर्ग से अपमान बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा 20वां, घबराहट में प्रत्यय है, यह कहाँ लगता है, तो शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में प्रत्यय लगता है। ठीक है, अब देखिए घबराहट कह रहा है, घबराहट में कौन सा शब्द, कौन सा प्रत्यय पूछा है आपसे कि घबराहट में जो है प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए घबराहट में अट है, हट है, आहट है या फिर राहट है, कौन सा प्रत्यय है, तो राहट या फिर कौन सा प्रत्यय है इसमें, घबराहट में आहट प्रत्यय है। कौन सा, आहट प्रत्यय, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, आहट प्रत्यय है। अब आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, परमार्थ का संधि विच्छेद है, यानी कि परमार्थ का संधि विच्छेद कौन सा होगा, परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ या परमो प्लस अर्थ। तो परम प्लस अर्थ क्या हो जाएगा, परम प्लस अर्थ क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमार्थ का संधि विच्छेद देखें तो परम प्लस अर्थ परमार्थ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 22वां प्रश्न है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए में अशुद्ध अंश है, इसमें अशुद्ध अंश पहचानना है कि कहाँ पे है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए। तो देखिए मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें से कौन सा है, तो क्या होगा, मैंने की जगह क्या होगा, मुझे होना चाहिए, मैंने की जगह क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये रहता तो सही होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, अशुद्ध है, मैंने नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए। अब बताइए 23वां प्रश्न है कि राजपत्र में समास है, ये तो आप देखते ही बता देंगे, अगर जिसने मेरी समास की क्लास देखी होगी वह देखते ही बता देगा कि इसमें कौन सा समास है। अगर जिसने नहीं देखा है वह जाकर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा समास, वहाँ पे आपको थियरी भी दिया गया और इससे संबंधित हमको 90+ प्रश्न आपको करवाए गए हैं, तो आप उस क्लास को देखिए, वहाँ से डेफिनेटली समास का प्रश्न आप एक प्रश्न भी गलत नहीं करेंगे। तो राजपत्र में समास कौन सा है, राजपत्र यानी कि राजा का पत्र, क्या हो, राजपत्र यानी कि राजा का पत्र, राजपत्र हो गया। तो का यानी कि कारक चिन्ह आ गया, क्या हो गया, कारक चिन्ह। जहाँ पे जिस समास में कारक चिन्ह आ जाए उसका वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, जहाँ पे कारक चिन्ह आ जाए वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें द्विगु समास की, द्विगु समास कैसा होता है, प्रथम पद, प्रथम पद संख्यावाची, संख्यावाची मतलब क्या हो, नंबर आए, क्या है, जैसे नवग्रह, संख्यावाची जैसे नवग्रह, चौराहा यानी कि नवग्रह, नव ग्रहों का समूह, 4 राहों का समूह, तो 4 9 ये जिसमें काउंटेबल नंबर आए उसे हम द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, तो द्वंद्व समास में या तो योजक चिन्ह आ जाएगा या फिर तथा और अथवा यह शब्द आते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास पहला पद क्या होता है, प्रधानतः, यथा, प्रति, भर, आ, यह शब्द आते हैं कहाँ पे, दिनों दिन, दिनों दिन बहुत बार पूछा गया है, दिनों दिन, रातों रात, रातों रात, यह सब कौन सा समास है, तो इन सब में अव्ययी भाव समास है। समास की क्लास जिन्होंने नहीं देखा एक बार उस क्लास को आप देखिए, आपको समास एकदम अच्छे से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है, यानी वाच्य है, वाक्य नहीं होगा यहाँ पे, कौन सा वाच्य है, आम खाया जाता है, इसमें पूछ रहा है कौन सा वाच्य है, आम खाया जाता है। तो देखिए कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य है या फिर कोई नहीं, तो आम खाया जाता है इसमें कौन सा वाच्य है। देखिए क्रिया के उस परिवर्तन को हम वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं ये जान लीजिए कि क्रिया का वह परिवर्तन जिसके द्वारा क्या हो, इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव किसकी प्रधानता है। तो इसमें आम खाया जाता है, इसमें किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, खाया जा रहा है ना, तो इसमें कर्मवाच्य है, आम खाया जाता है कि कौन सा कर्म किया जा रहा है, तो आम खाया जा रहा है, आम खत्म हो रहा है। देखिए कर्मवाच्य की पहचान होती है कि उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता है। जैसे आम खाया जाता है, तो आम अगर खाया जा रहा है तो आम खत्म हो रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए आम खाया जाता है। इसमें कौन सा
कौन सा वाच्य है, तो कर्मवाच्य है, ठीक है। और भाववाच्य की बात करें तो मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, नहीं जाता का भाव आता है भाववाच्य में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय पूछ रहा है कि इनमें से अव्यय कौन सा होता है। देखिए अव्यय की अगर हम बात करें तो मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको अव्यय बताया है। इसमें अव्यय क्या होता है, लिंग, लिंग, वचन और पुरुष, इन तीनों का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है, और कारक, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इनका प्रभाव अव्यय पर नहीं पड़ता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक का प्रभाव ना पड़े उसे हम अव्यय कहते हैं। अब देखिए वर्तमान है, नया है, तथा है और सुंदर है। इनमें से अव्यय की बात करें तो कौन सा है, तथा जो है क्या है, अव्यय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, हिंदी में क्या है, आपसे अल्प विराम चिन्ह के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है अल्प विराम का चिन्ह होता है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो यह क्या है, प्रश्नवाचक है, यह क्या है, प्रश्नवाचक है, क्या, क्यों, कब, कैसे में लगाया जाता है। यह क्या है, तो यह जो है क्या है, विस्मय बोधक, क्या है, विस्मय का चिन्ह है। अगर हम इसकी बात करें, यह क्या है, अर्ध विराम है, यह क्या है, अर्ध विराम है, अर्ध विराम, आधा विराम। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अल्प विराम की। अल्प विराम कौन सा है, तो यह जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अल्प विराम कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख के बता रही हूँ, अल्प विराम का चिन्ह कैसे लगता है, अल्प विराम, तो अल्प विराम का चिन्ह जो है कैसे लगता है, ये होता है अल्प विराम का चिन्ह। लाघव बहुत बार पूछा गया है, लाघव चिन्ह कौन सा है, तो देखिए लाघव चिन्ह ये गोला, जैसे डॉक्टर हमने लिखा और गोला लगा दिया, तो यही क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है। हंस पद बहुत बार पूछा है आप लोगों में, हंस पद क्या होता है, तो अगर कोई लाइन लिख रहे हैं उसमें कुछ शब्द लिखने में हमने कुछ छोड़ दिया, गलत कर छोड़ दिया वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे करके हम उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं, वही यह क्या होता है, हंसपद होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा, इनकी कौन सी कृति थी जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो बात करें, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, संस्कृति के 4 अध्याय हैं, और फिर क्या है, रश्मिरथ। सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं, लेकिन इनमें से कौन सा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1959 में। कब दिया गया था, तो स्टैटिक में पूछ सकता है आप लोगों से, 1959 में दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 28वां प्रश्न हमारा है, पद्मावत किसकी रचना है, यानी कि पद्मावत की रचनाकार कौन है, तो कबीर हैं। साखी शबद रमैनी, इनका क्या है, साखी शबद और रमैनी, यह सब किसकी रचनाएं हैं, तो इन्हीं की, कबीर की। सब भाषा इनकी क्या है, सधुक्कड़ी। भाषा इनकी कैसी है, सधुक्कड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है, सधुक्कड़ी। जायसी, सूरदास और तुलसीदास, तो पद्मावत किसकी रचना है, जायसी की रचना है। पद्मावत है, अखरावट है, ठीक है, यह भी किसकी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है, क्या, अखरावट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 29वें प्रश्न को। 29वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं, यानी कि चंद्रगुप्त नाटक को किसने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, किसने लिखा है, तो चंद्रगुप्त नाटक की हम बात करें तो इसको लिखने वाले कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त को लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के संघर्ष के बारे में बताया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है 30वां, भारत भारती के रचनाकार हैं, यानी कि भारत भारती जो है यह रचना किसकी है, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अगर हम बात करें भारत भारती किसकी रचना है, या तो मैथिली शरण गुप्त की, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना है भारत भारती। तो यह थे आज के हमारे सुपर 30 प्रश्न, जो कि क्या, यह 30 प्रश्न हिंदी के थे। आपके जीडी होगी, एसएससी जीडी हो गया, कांस्टेबल, यूपीएसआई, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास पसंद आए तो क्लास को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।